नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 का खास बुलेटिन सिटीलाइट और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनावी हार के कारणों का पता लगा रही है। कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। यहाँ वे लोकसभावार सीधे पार्टी नेताओं और प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों से चर्चा कर हार का कारण तलाश रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली अपनी टीम के साथ बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने संभाग के 5 लोकसभा क्षेत्र बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा, जांजगीर और रायगढ़ के चुनावी नतीजे की समीक्षा की। इस दौरान पदाधिकारियों ने सत्ता संगठन में तालमेल की कमी, कार्यकर्ताओं में नाराजगी जैसे विषयों को हार का प्रमुख कारण बताया है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट AICC को सौंपी जाएगी। पार्टी और संगठन के बीच सामंजस्य बनाया जाएगा। इधर बीजेपी के तंज पर PCC चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया। बैज ने कहा कि बीजेपी को दूसरे का घर झांकने के बजाय खुद का घर संभालना चाहिए। बीजेपी सरकार पूरी तरह फेल साबित हो रही है। We make an inquiry, investigation, and that report will be confidentially submitted to AICC President. And we request the AICC President to implement that report. If the AICC President allows us to make it public that report, we will do that. देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार संभल नहीं रहा है और वो कांग्रेस पार्टी के घर को झांकने में प्रयास कर रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाल ले, सरकार अच्छे से चला ले, अपराध पे नियंत्रण कर ले और छत्तीसगढ़ को एक शांत प्रदेश जो था उसको कम से कम शांति की ओर ले जाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में हार के कारणों का मंथन जारी है। दिल्ली से आई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी लोकसभा प्रत्याशियों से 1-to-1 फीडबैक ले रही है। भिंड से लोकसभा प्रत्याशी रहे फूल सिंह बरैया IBC 24 से उन्होंने बातचीत की और बताया कि उन्हें प्रशासन के लोगों ने भाजपा के इशारे पर चुनाव हरवाया। बरैया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने। लोकसभा चुनाव में मिली कांग्रेस पार्टी को हार को लेकर पड़ताल लगातार जारी है। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इस वक्त PCC में पड़ताल कर रही है, सभी कैंडिडेट से 1-to-1 चर्चा कर रही है। फूल सिंह बरैया हमारे साथ हैं, भिंड से लोकसभा चुनाव लड़े थे। सर, क्या बातचीत हुई, किस तरीके से पड़ताल इस पूरी हार की चल रही है? 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि कैसे हारे। तो मैं अपनी भिंड दतिया लोकसभा सीट का मैंने जो उनको बताया कि मैं हारा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो प्रशासन है वो आज की तारीख में भाजपा का कार्यकर्ता बन गया है और भाजपा का कार्यकर्ता बन करके वो काम कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भाजपा का कार्यकर्ता बन के जो काम कर रहा है, तो उन्होंने जिस दिन वोट डाल रहे थे, वोट डालने वाले दिन उन्होंने टीम थाना प्रभारी और SDOP SDM ये पूरे आए पोलिंग पर। हमारे पोलिंग एजेंट को उठा करके थाने में बंद कर दिया और उन्हें 5 लोग ऐसे छोड़ गए या बदमाश टाइप के होंगे, वो पूरे दिन वोट डालते रहे। हम लोग जहाँ रोक सकते थे वहाँ हमने रोका और जहाँ नहीं रोक पाए उन्होंने बूथ कैप्चरिंग की। इस तरह से मेरे को 64,000 वोटों से उन्होंने हरा दिया। संगठन से किस तरीके का सपोर्ट मिला आपको? सर, देखिए, वो संगठन का सपोर्ट और राष्ट्रीय नेताओं का सपोर्ट पूरा था। अगर पोलिंग वाले दिन ये प्रशासन गुंडागर्दी करके मुझे नहीं हराता तो मैं कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से चुनाव जीत रहा था। ठीक है। तो फूल सिंह बरैया थे, भिंड दतिया लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट थे, कह रहे हैं कि प्रशासन ने हरवाया है और प्रशासन बीजेपी के एजेंट के तौर पर पूरे चुनाव में काम करता रहा। कैमरामैन दीपक के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर पहुंचे, जहां उन्होंने 15 करोड़ 17 लाख 27 हजार की परियोजनाओं का भूमि पूजन किया और 25 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने निर्माण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। वहीं उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि जिस विश्वास के साथ आपने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मैं आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। हर बहन को लखपति दीदी बनाना है, ये काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे सौंपा है। इस दिशा में तेजी से काम करेंगे। ग्रामीण विकास के रूप में गांव का विकास करना है। और मेरी बहनों, मैंने कहा था लाडली बहना से लखपति दीदी, और लखपति दीदी बनाने का डिपार्टमेंट भी अब मेरे पास ही है।
और वहीं रायगढ़ में निकाय चुनाव में मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होने की सुगबुगाहट के साथ ही निगम में सियासी पारा भी गरमाने लगा है। टिकट की आस में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के कद्दावर चेहरे सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस संगठन भी इस बात को स्वीकार रहा है कि इस बार टिकट की आस में कई बड़े चेहरे कतार में है। हालांकि संगठन का कहना है कि योग्यता और पार्षदों की राय के आधार पर आने वाले समय में नामों का पैनल बनाया जाएगा। इधर भाजपा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद निकाय चुनाव में भी जीत को लेकर आश्वस्त है। भाजपा के पूर्व महापौर महेंद्र चौथा, पूर्व एल्डरमैन नरेश गोरखा, परदेसी मेरी प्रदीप श्रृंगी जैसे चेहरे टिकट की कतार में हैं। हालांकि भाजपा संगठन का कहना है कि पार्टी में मेयर के लिए कद्दावर चेहरों की कमी नहीं है। रायगढ़ नगर निगम में मेयर तो है रहने के लिए, यदि वो काबिलियत उन पर है तो उनको करना चाहिए या फिर वो अपने संगठन अपने हिसाब से उसको देखें। वहाँ पर कांग्रेस की वोट बैंक तो है, उसको कैसे सहज के रखा जाए वो उस पर संगठन को काम करना चाहिए था। जो देखने वाली बात यह है कि पिछले जो आरक्षित SC सीटें उससे हमारे कांग्रेस पार्टी से अच्छे पार्षद जीत के आए हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे कांग्रेस के लिए उत्साहवर्धक है और प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पिछले विगत 2 चुनाव में काफ़ी जन समर्थन मिला है, लोगों का आशीर्वाद मिला है, तो निश्चित रूप से इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश के साथ उतरेगी और हमें उम्मीद है कि हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमारे पास महापौर प्रत्याशी के रूप में एक से एक पार्षद मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी का ही महापौर रायगढ़ में बैठेगा। इधर श्योपुर के ससईपुरा गांव में मुरैना के एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंधाधुंध फायरिंग की। युवक अपनी शादी टूटने से नाराज था और गांव में दहशत फैलाना चाहता था। युवक का नाम युवराज गुर्जर है। युवक का रिश्ता ससईपुरा के युवती से तय हुआ था, लेकिन युवक का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर युवती के परिजनों ने ये रिश्ता तोड़ दिया था। इसके बाद से युवती के परिजनों को युवक परेशान करता रहा। वो युवती के पिता और परिजनों को धमकी दे चुका है। पुलिस ने युवराज गुर्जर और उसके साथियों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये एक योगी उर्फ योगेंद्र गुर्जर है, सराय चोला थाना मुरैना का रहने वाला है। मैं अपने साथियों के साथ में आकर रात को 12 और 1 बजे के बीच में उसके घर पर फायर किए हैं, जिस पे से कुछ गोलियों के निशान उनकी दीवार पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया कमेटी में 5 लाख के इनामी PPCM, 1 लाख के इनामी CNM अध्यक्ष पति पत्नी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। नक्सली संगठन में दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख से वंचित रहने के कारण दोनों ने सरेंडर किया। साथ ही भैरमगढ़ एरिया कमेटी, गंगालूर एरिया कमेटी और नेशनल पार्क एरिया कमेटी के 12 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष समर्पण किया। 2024 में अब तक 123 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। वहीं कई नक्सली घटनाओं में शामिल 273 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। आज 12 माओवादियों ने जिला बल के समक्ष आत्मसमर्पण किया है, जिसमें मुन्ना मोड़िया 5 लाख का इनामी नक्सली था जो कि PPCM था। इसके अलावा 1 लाख इनामी नक्सल भी आज सरेंडर किए हैं। ये जिले में लगातार चलाए जा रहे जो नक्सल विरोधी अभियान के तहत और जो नक्सल की जो विचारधारा से उससे क्षुब्ध होकर ये आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इधर उमरिया में मुआवजे की राशि में धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। बांधवगढ़ SDM रीता डेहरिया ने MPRDC के सहायक महाप्रबंधक विनोद कुमार तंतुवाई पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है और उनके खिलाफ उमरिया थाना प्रभारी को पत्र लिखकर शिकायत भी की है। SDM ने आरोप लगाया है कि MPRDC के सहायक महाप्रबंधक ने न सिर्फ उनके डिजिटल सिग्नेचर का दुरुपयोग किया, बल्कि उनकी जानकारी के बिना भू अर्जन अधिकारी की मेल ID और पासवर्ड का उपयोग करके 7 लोगों को 4,09,55,311 रुपए का भुगतान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि मुआवजे के मामले में जांच में पता चला कि किस तरह से उनके डिजिटल सिग्नेचर, भू अर्जन अधिकारी की मेल ID और पासवर्ड का उपयोग करके ये भुगतान किया गया है। देखिए, डिजिटल सिग्नेचर जो है वो अनुभागीय अधिकारी को ही लगाना होता है और उनके ही अधिकार क्षेत्र का होता है। दिनांक 4/4/2024 को हम लोग आए थे और एनरोलमेंट की कार्रवाई की थी।
उसके पश्चात दिनांक 5/4/2024 को उनके द्वारा डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करके भुगतान की कार्यवाही अग्रेसित की गई। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, उनके समक्ष ही समस्त कार्रवाई की गई थी। बांधवगढ़ एसडीएम श्रीमती रीता डहेरिया जी ने अभी लिखित आवेदन एक दिया है, जिसमें उनका कहना है कि एमपीआरडीसी के सहायक प्रबंधक विनोद कुमार और उनके सहायक उनके पास आए थे अपना कंप्यूटर लेके, और उसके बाद उन्होंने उनके डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल किया। भिंड जिले के मऊ थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां एक गायब महिला का शव समझकर किसी दूसरे अज्ञात महिला के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद गायब महिला की लोकेशन मथुरा में मिली। महिला द्वारा बैंक से पैसे निकालने पर उसकी लोकेशन ट्रेस की गई। महिला ने जब अकाउंट से पैसे निकाले तो इसका मैसेज उनके पति के मोबाइल पर आया और मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस महिला की तलाश में मथुरा गई, जहां से उसकी लोकेशन नोएडा में मिली। नोएडा से महिला को पुलिस थाने लाई। बता दें कि मेहगांव थाना पुलिस ने 2 मई को एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस दौरान महिला के ससुराल ग्राम कतरौल में के पास एक महिला का अधजला शव मिला था। गुमशुदा महिला के मायके वालों ने शव की पहचान अपनी बेटी के रूप में की थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर बॉडी परिजनों को दे दी थी। वहीं मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके बाद पता चला कि गुमशुदा महिला जिंदा है और अज्ञात शव का अंतिम संस्कार हो गया है। एक हाफ बर्न बॉडी एक 25 to 30 ईयर्स फीमेल की मिली। उसी समय एक महिला के जो परिजन थे वो आ गए थे पोस्टमार्टम के समय पर, क्योंकि हाथ और जो पैर थे वो जले हुए नहीं थे और पैर में पाजे वगैरह थी। तो उस महिला ने पहचाना कि ये मेरी बेटी है, जिसकी अभी 2 दिन पहले गुमशुदगी मेहगांव थाने में लिखी गई थी। पता चला कि जो ये महिला थी ये वहाँ पे दिल्ली में रह रही है। और वहीं भिंड के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां कई घंटों तक बिजली कटने से मरीज बेहद परेशान रहे। वहीं मरीजों का इलाज मोबाइल का टॉर्च जलाकर किया गया। पीआईसीयू वार्ड में 35 बच्चे भर्ती थे। बिजली कटने से ये सभी बेहद परेशान थे। बता दें कि बीते 21 जून को कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला, भिंड सांसद संध्या राय और भिंड विधायक नरेंद्र कुशवाहा ने अस्पताल का निरीक्षण किया था। इस दौरान अस्पताल में अव्यवस्थाएं मिलने पर सीएमएचओ और सिविल सर्जन पर नाराजगी भी जाहिर की थी, लेकिन व्यवस्थाएं इसके बावजूद नहीं सुधरी। इस पूरे मामले में जिला अस्पताल के जिम्मेदार अफसर चुप्पी साधे हैं। वे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। लाइट 2 घंटे करीबन हो गए, वैसे इन्वर्टर नहीं चल रहा था, इन्वर्टर डिस हो गया। तो आपके यहाँ पे कौन भर्ती है? कौन भर्ती है यहाँ पे? मेरे बच्चे। कौन से वार्ड में भर्ती हो? आईसीयू वार्ड में ना। लाइट कब से नहीं है अस्पताल में? 1-1.5 घंटे से लाइट नहीं है। लाइट की वजह से पीड़ित है, गर्मी की वजह से पीड़ित है, और वहाँ उनको इलाज मिलने की जगह लाइट में जब इलाज जाले में इलाज मिलता है वो अलग बात है, लेकिन डॉक्टरों को टॉर्च के सारे मोमबत्ती के सारे इलाज करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ हो नहीं सकती है। और वहीं नर्मदापुरम में जिला अस्पताल में आईसीयू को बने 4 साल हो चुके हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही के चलते अब तक ये आईसीयू शुरू नहीं हो पाई है। इससे मरीजों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कोविड काल में आईसीयू यूनिट तैयार हुई थी, लेकिन कोविड के कुछ दिन बाद ही इसे डॉक्टरों और स्टाफ की कमी बताकर बंद कर दिया गया था। जबकि इसी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कोरोना काल में आईसीयू का संचालन किया था, लेकिन अब वही डॉक्टर स्टाफ की कमी बता रहे हैं। आईसीयू कोविड के टाइम में स्टार्ट हुआ था। उस समय जब कोविड का टाइम था और पेशेंट को कोविड के हिसाब से जो सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन वगैरह की और बाकी चीज़ों की ज़रूरत थी, तो उस समय तो वो बनाया गया था। लेकिन अब वजह ये आ रही कि हमारे पास एक तो मेडिसिन के क्वालिफाइड डॉक्टर्स वगैरह की कमी है। तो जितने डॉक्टर्स की हमें आवश्यकता है उतने डॉक्टर्स नहीं है, और जैसे ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत है उतना ट्रेंड स्टाफ हमारे पास नहीं है। प्रशासन को पत्र लिखा गया है, स्टाफ मिलते ही, ट्रेंड स्टाफ और डॉक्टर्स मिलते ही आईसीयू चालू किया जाए। उमरिया जिले के मानपुर जनपद की ग्राम पंचायत झलवार की 2 बस्तियों में आज भी बिजली नहीं पहुंच पाई है। यहां के निवासी अंधेरे में जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों ने कई बार ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और अन्य दफ्तरों में गुहार लगाई, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ।
ग्रामीणों ने बिजली की मांग को लेकर उमरिया कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली न होने के कारण फसलें सूख जाती हैं और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। बिजली नहीं होने से बारिश के मौसम में परेशानी बढ़ जाती है। अंधेरे के कारण बांधवगढ़ से सटे जंगली जीव जंतु गांव में घुस आते हैं। गांव की सरपंच सरला सिंह का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अब हमारी समस्या यही है सर कि मतलब हम जंगल के बॉर्डर से लगे हुए हैं, ना हमारे पास कोई उजेला है, ना हमारी कोई सुविधा है ना हमारे पास लाइट का सारी पहली बार तो ये है कि मतलब हमारी कोई व्यवस्था की लाइट की व्यवस्था नहीं है। लाइट 2 मोहल्ले हैं सर, वहाँ पर लाइट ही नहीं है। सुहाग टोला और बकुलहर टोला 60 से 70 साल से वहाँ निवास कर रहे हैं, अभी तक लाइट ही नहीं है वहाँ पर। और बच्चों के भविष्य में भी थोड़ी सी रुकावट आ रही है क्योंकि लाइट नहीं है तो बच्चे लोग कहाँ से पढ़ेंगे। हो सकता है कुछ बहुत सारे नए मोहल्ले बनते हैं, हमेशा नए टोले बनते हैं तो उसमें विद्युतीकरण न हो, बाकी झलवार गाँव में विद्युतीकरण है। इधर रायगढ़ के बैरकटोक दौड़ रही ओवरलोड गाड़ियों ने शहरवासियों की समस्या बढ़ा दी है। दरअसल इंडस्ट्रियल हब होने की वजह से रायगढ़ जिले में भारी वाहनों का परिचालन लगातार बढ़ गया है। जिले की सड़कों से हर दिन लगभग 6000 से अधिक भारी वाहन गुजरते हैं। इन गाड़ियों की वजह से शहर में आए दिन हादसे हो रहे हैं। पिछले 6 महीने से जिले के 769 सड़क हादसे हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि इस सबके बावजूद विभागीय अधिकारी ऐसे वाहन का उनके मामले पर कार्रवाई नहीं करते हैं। कोयले की बड़ी बड़ी खदान खुली हैं, उसमें काफ़ी जो भारी वाहन चलते हैं, जिसके चलते लगभग 380 6 महीने के अंदर सड़क हादसे हुए हैं। 60% से ज़्यादा जो भारी वाहन हैं और वो अनफिट हैं और जिनकी कारण काफ़ी ज़्यादा यहाँ सड़क हादसे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जिले की सड़कें जिस हिसाब से ट्रैफिक है उस हिसाब से नहीं। हमारी जिले की सड़कें जो हैं आज से 25 साल पहले के हिसाब से बनी हुई हैं और सबसे बड़ा कारण तो ये है कि रात को मोटरसाइकिल पे जो निकलते हैं, जो एक्सीडेंट ज़्यादा होती है वो पिए हुए रहते हैं, ड्रिंक करके मोटरसाइकिल चलाते हैं और खड़ी गाड़ी में मार देते हैं। लगातार कार्यवाही इसमें कर रहे हैं। इसमें राजस्व प्रशासन भी हमारा साथ दे रहा है। अनफिट गाड़ियों को समय समय पर उसको परिवहन विभाग द्वारा गाड़ियों को चेक किया जाता है, उसमें भी कार्यवाही लगातार की जा रही है। इधर नर्मदापुरम के 50 साल पुराने बस स्टैंड की काफी जर्जर हालत हो चुकी है। चारों ओर गंदगी फैल रही है और इतना ही नहीं, यहाँ की छत से आए दिन प्लास्टर उखड़कर गिरने लगा है। तेज बारिश में हवा आंधी के दौरान कभी भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। बस स्टैंड पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों का कहना है कि प्लास्टर गिरना रोज की बात हो गई है। बस स्टैंड पर रोजाना 150 से 200 बसें रुकती हैं। हजारों लोग यहाँ से यात्रा करते हैं। इसके बाद भी यहाँ महिलाओं की सुरक्षा और सफाई के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं है। सर यहाँ तो बहुत ही समस्या है सर जी, मगर कहीं के सुनने को तैयार ही नहीं होता है। जो यहाँ से पोपड़े ओपड़े गिरते हैं, बारिश होती है तो पूरा स्टैंड भरा जाता है और बेल डोरों की इतनी गंदगी हो जाती है, उसके लिए भी लोगों को फोन करना पड़ता है मगर आते नहीं है। पानी अंदर आ जाता है, बारिश का पूरा अंदर पानी आता है। पब्लिक परेशान और होती खड़े रह के बच्चों को लेके पानी के अंदर। इधर ग्वालियर शहर में 2 दिन की बारिश ने शहर के निचले इलाकों की हालत बिगाड़ दी है। यहां बारिश से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। मामले को लेकर कांग्रेस पार्षद स्थानीय नेताओं के साथ धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बारिश की तैयारियों के लिए पहले ही प्रशासन को चेताया गया था, बावजूद इसके व्यवस्थाएं नहीं सुधरी। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। बरसात के पानी के साथ साथ में सीवर का पानी है और लगातार इनका कहना है कि वो नगर निगम के लोगों को चेता रहे थे कि यहाँ से सफाई किया जाए, यानी कि जो सीवर जो भरा हुआ है नालों में वो उसको निकाला जाए, नालों को सफाई की जाए, लेकिन उसके बाद नहीं की गई। और उसके बाद हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो सीवर का पानी है जो बरसात के पानी में मिक्स होकर अब रोडों पर आ गया है, लोगों का चलना मुश्किल है। और उसको लेकर अब ये कांग्रेस के जो पार्षद हैं और लोग हैं वो सब धरने पर बैठ गए। तो कांग्रेस के पार्षद सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, ये हालात कब से ऐसे हैं? ये हर साल जब भी वर्षा होती है और यहाँ इस तरह का है कि पानी भरता ही है और ऐसा भरता है। अभी तो जो उतर गया, रात भर पानी नहीं बरसा, संयोग बस नहीं, अभी घरों में पानी होता वहाँ तक सबके घर पे, लेकिन सक्षम अधिकारी कोई नहीं आया। क्या कहेंगे भाई साहब, ये सैंपल सर्वे है ये तो आप पूरा आनंद। ये हालात आप देख रहे हैं
अत्यंत चिंताजनक, अत्यंत दुखद हालात है। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने रोक रखा है। ऐसा तो नहीं कि रोक लिया, जब तक समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा, जब तक सफाई नहीं हो जाएगी, पानी नहीं चले जाएगा तो ऐसा नहीं है। जनता की समस्या बहुत गंभीर है, उसका निराकरण करने का दायित्व हमारा है और उसका शीघ्र निराकरण कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं नगर निगम से कटारे जी हैं, वो समस्या को सुनने के लिए आए थे, लेकिन लोगों ने उनको फिलहाल रोक लिया है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, यानी कि पानी उतर नहीं जाता, उनके घरों से बाहर नहीं निकल जाता, जब तक वो उनको यहाँ से निकलने नहीं देंगे। देखना यही है कि नगर निगम इसको लेकर क्या चेतती है, यानी कि फिर से कुछ नया एक्शन लेकर इस पानी को निकालने की कोशिश करती है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो चलिए भिलाई से बड़ी खबर आपको बता दें, लक्ष्मी मार्केट की दुकान में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट के चलते ही आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। सुपेला थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो भिलाई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लक्ष्मी मार्केट की दुकान में आग लग गई थी। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की बात कही जा रही है। फायर ब्रिगेड ने हालांकि अब आग पर काबू पा लिया है। सुपेला थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।